कोरल यानी कि प्रवाल एक ऐसा मुलायम जीव है जिसमें चूने की मात्रा यानी कि लाइम की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल तीनों कहा जा सकता है। कोरल्स जेलीफिश से रिलेटेड हैं। वे ओपन लार्वा की तरह फ्लोट करते हैं और फिर अपने आप को किसी ओशियनिक रॉक से चिपका लेते हैं या सी फ्लोर से चिपका लेते हैं और अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन का स्केलेटन बना लेते हैं। इनके टेंटिकल्स की स्ट्रक्चर हमारी हाथ की उंगलियों की तरह रहती है। रात में ये अपने टेंटिकल्स को ओशियन में तैरते हुए फूड की खोज में ऊपर की ओर कर लेते हैं। लेकिन यह फूड कोरल्स की एनर्जी का मेन सोर्स नहीं है। उनकी एनर्जी का मेन सोर्स कोरल एंड एल्गी के बीच एक अमेजिंग पार्टनरशिप है जिसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। जिस एल्गी को ज़ूज़ेनथैली एल्गी कहा जाता है। ज़ूज़ेनथैली एक्चुअली कोरल्स की सेल्स में रहती है। प्लांट्स की तरह यह एल्गी सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करती है जिससे कोरल्स को ग्रो करने के लिए आवश्यक एनर्जी मिल जाती है, जिससे कोरल्स को खुद को रिप्रोड्यूस एंड स्टोनी स्केलेटन बना सकते हैं। साथ ही ये एल्गी कोरल्स को ब्यूटीफुल कलर देती है। कोरल पॉलिप की बॉडी तो एक्चुअली ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। जब कोरल पर हेल्दी अमाउंट में ज़ूज़ेनथैली एल्गी चिपकी होती है तो कोरल रेड, गोल्ड या किसी अन्य कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब कोरल स्ट्रेस्ड होता है हाई टेम्परेचर के कारण तो यह एल्गी को एक्सपेल करने लगता है और बिना एल्गी के यह वाइट होने लगता है। यह अपने फूड का मेन सोर्स खोने लगता है। यह कमज़ोर और असहाय होकर बीमार होने लगता है। अगर पानी ठंडा हो जाए तो कोरल खुद को रिकवर कर लेता है, लेकिन लंबे समय तक बिना एल्गी के रहने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरल्स आर डाइंग। व्हाट हैपनिंग एंड व्हाई? लेट्स लुक फॉर आंसर्स प्लीज। मेनली पाया जाता है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच उन सीज में। इनके सर्वाइवल का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। मात्र 1 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन ही इनकी जिंदगी को डिफाइन करता है। शैलो सीज में पाए जाते हैं, मतलब थोड़ी सी ही गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा डेप्थ हो जाने पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी और सनलाइट की क्वांटिटी ही कम पहुंचती है, जहां ये जीव मर जाते हैं। इनके सर्वाइवल के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर वहां नहीं है। अच्छे डेवलपमेंट के लिए जो वाटर है वो फ्रेश होना चाहिए, सेडिमेंट फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें अवसाद नहीं जमा होने चाहिए, क्योंकि सेडिमेंट कोरल के माउथ को बंद कर देते हैं और जिससे कोरल मर जाता है। किसी कोरल की डेथ हो जाती है तो इसी की बॉडी पर दूसरा नया कोरल डेवलप हो जाता है। इस तरह से पूरी एक कॉलोनी बनती चली जाती है और ये अपने टेंटिकल्स को ऊपर की तरफ को बना लेते हैं, ऊपर की तरफ को कर लेते हैं, जिनसे इन्हें फूड मिल जाए। जब कोरल मरते जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपोजिट होते जाते हैं और एक स्पेशल सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो वॉल जैसी होती है दिखने में। इस कोरल की वॉल को ही रीफ नाम दे दिया जाता है, यहीं से नाम पड़ा है कोरल रीफ। यहाँ तक बात है कोरल्स के टाइप की, तो कोरल्स जो पाए जाते हैं वो 3 टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे फ्रिंजिंग कोरल, दूसरे नंबर पे होती है हमारी बैरियर रीफ्स और तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे एटॉल। नंबर 1 पे आते हैं हम, जिसे फ्रिंजिंग कोरल कहते हैं। इसमें जो कोरल होता है वो कोस्ट से ही चिपका रहता है। कभी कभी इन कोरल और कोस्ट के बीच गैप आ जाने की वजह से इनमें बीच में एक लगून बन जाता है, जिसे बोट चैनल भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है साउथ फ्लोरिडा में पाए जाने वाले कोरल, अंडमान निकोबार आइलैंड के कोरल, और अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया में नीचे की तरफ को है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास में जो रामेश्वरम है उसमें फ्रिंजिंग कोरल ही पाया जाता है। नंबर पर आता है हमारा बैरियर रीफ। बैरियर रीफ जो है वो कोस्ट के पैरेलल ही डेवलप होता है और बाकी 2 कोरल से बहुत लार्जेस्ट साइज इसका होता है। इसका एग्जांपल है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर है। जिन्हें एटॉल कहा जाता है, ये अंगूठी के शेप के होते हैं या घोड़े की जो नाल होती है हॉर्सशू उसके जैसे होते हैं, इनके सेंटर पे लगून होता है। एटॉल को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले नंबर पे इस तरह के एटॉल आते हैं जिनके लगून में कोई आइलैंड नहीं होता। दूसरे वे एटॉल आते हैं जिनके लगून में एक आइलैंड ऑलरेडी होता है, और एक एटॉल वे होते हैं जिनमें आइलैंड होता तो नहीं है लेकिन टाइम के साथ साथ रिवर्स वगैरह उसमें डिपॉजिट करती जाती हैं और एक आइलैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये तीसरे तरह का एटॉल होता है। इन्हें ओशियन डाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है और इन्हें समुद्रों का वर्षावन भी कहा जाता है, यानी कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है
कि समुद्रों का वर्षावन किसे कहा जाता है। जिस तरह से हमारे इक्वेटर पर रेन फॉरेस्ट होते हैं जिनमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले, वैसे ही बहुत सारे मैराइन एनिमल्स भी इन कोरल्स पर ही डिपेंड करते हैं। उन एनिमल्स को कोरल्स न केवल शेल्टर प्रोवाइड कराता है बल्कि उन्हें बाकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं कोरल्स, इसलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है। जानते हैं इतने खूबसूरत जो कोरल और कोरल रीफ्स हैं उन पे क्या खतरा है। तो वर्ल्ड के जितने भी कोरल हैं आप देखिए उनकी 26% आबादी बहुत ही अति संकटग्रस्त है। कुल मिला के 25 मिलियन एकड़ में फैले हुए जो कोरल हैं जो 93 देशों में हैं वो लगभग विनाश की कगार पर हैं। 2 डिकेड में यानी कि पिछले 20 सालों में आप देख सकते हैं सन 2004 से 2014 तक और 2014 से 2024 तक लगभग 20% कोरल समाप्त हो चुके हैं। टोटल कोरल का 30% कोरल ही है जो किसी डिजीज से फ्री है या जिसे हेल्दी कहा जा सकता है। अब कोरल के लिए थ्रेट कौन कौन है, तो प्रकृति भी इसके लिए थ्रेट है और कुछ कारण क्या काफी सारे कारण हमारे मैन मेड भी हैं। देख सकते हैं कि मैन मेड कारण बहुत ज्यादा है। इतना प्रकृति कोरल को नुकसान नहीं पहुंचा रही है जितने फैक्टर आप देख पा रहे हैं कि कोरल को हम लोग पहुंचा रहे हैं। देखिएगा आप इस डायग्राम में बिल्कुल दोनों पार्ट को अच्छी तरह से कैटेगराइज किया गया है। प्यारे देश भारत में जो कोरल हैं वो 4 जगह पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है उसमें कोरल्स सबसे मैक्सिमम पाए जाते हैं भारत के अंदर। फिर उसी के पास देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार उसमें कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। और अगर हम देखें गुजरात में तो गल्फ ऑफ कच्छ जो एरिया है इसमें कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। हालांकि कच्छ वाले रीजन में सबसे कम कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बात करते हैं कोरल रीफ्स का कंजर्वेशन, उनका बचाव कैसे किया जा सके। तो अगर इंटरनेशनली लेवल पे देखें तो यह काम करता है ICRI, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। उसकी मदद के लिए जिन जिन कंट्रीज में कोरल रीफ है वहां बनाए हुए हैं GCRMN, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क्स। GCRMN अपने रिसर्च के और अपने साइंटिफिक डाटा जो है वो शेयर करता है किसे ICRI को, जिससे उसे हेल्प मिलती है कोरल्स के कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट करने में उसे मदद मिलती है। बात करें केवल अपने देश भारत की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से अंडमान निकोबार की जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है वहां पर नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया गया है और यहाँ के लोगों को ट्रेंड किया गया है ताकि कोरल रीफ का प्रिजर्वेशन किया जा सके। इनका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, इनका संरक्षण कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। इसलिए भी ज्यादा जरूरी है इनका क्योंकि ये सी इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। कोरल को क्या खतरा हो सकता है ये हम लोग जानते हैं। यह घटना है कोरल ब्लीचिंग, यानी कि कोरल का अपना रंग को खो देना। तो कोरल के जो टिश्यूज ऊपर टेंटिकल्स ऊपर की तरफ को होते हैं इनके ऊपर चिपकी होती है एक एल्गी जिसका नाम है ज़ूजेंथेली। अब जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है यानी कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ज़ूजेंथेली जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस के रेट को थोड़ा ज्यादा कर देती है। इससे जो हमारे कोरल हैं उनके जो टिश्यूज हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो एक खतरनाक लेवल तक बढ़ जाती है। अब 2 तरीके हैं कोरल को अपनी जिंदगी बचाने के। पहला तरीका तो ये है कि वो अपने टेंटिकल्स में चिपकी हुई ज़ूजेंथेली जो एल्गी है उसे वो एक्सपेल कर देता है, यानी कि निकाल देता है अपनी बॉडी में से बाहर की तरफ को। इससे उसका कलर खत्म हो जाता है क्योंकि ज़ूजेंथेली की वजह से ही कोरल का कलर होता है। या फिर दूसरा क्या होता है, ज़ूजेंथेली चिपकी तो रहती है बट अपना जो क्लोरोफिल है यानी कि जो अपना कलर है उसकी क्वांटिटी को कम कर देती है। कंडीशन चाहे पहले वाली हो या दूसरे वाली, यानी कि या तो ज़ूजेंथेली ही एक्सपेल हो या ज़ूजेंथेली अपने अंदर से क्लोरोफिल जो उसका कलरफुल पिगमेंट है उसे कम कर ले। दोनों ही कंडीशन में जो कोरल है वो अपने नेचुरल व्हाइट कलर में आने लगता है और इससे दोनों तरीकों में ही कोरल को नुकसान होने लगता है क्योंकि उसे फूड की कमी होने लगती है। अगर ज़ूजेंथेली चली गई तो वही तो कोरल का फूड था, तो कोरल कमजोर पड़ता चला जाता है, व्हाइट पड़ता चला जाता है और धीरे धीरे कोरल मर जाता है। खुद तो मरा ही मरा कोरल, अब उस पर जो डिपेंडेंट बाकी एनिमल्स हैं उनका जीवन भी संकट में आ जाता है। इसीलिए कोरल को सी इकोसिस्टम की लाइफलाइन कहा जाता है और उसे की स्टोन स्पीसीज भी कहा जाता है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि हम टाइम रहते जागें और इन प्यारे प्यारे कोरल को और कोरल रीफ्स को हम
उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने दें। इन्हें सजावट की तरह अपने घरों में लाकर ना सजाएं और इनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। लव यू।